बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, अभी हम लोगों के बीच में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सांसद राज्यसभा माननीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब, जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, जो विधानसभा चकिया 383 सुरक्षित पर आज पधारे हुए हैं। माननीय मुख्य अतिथि सतीश चंद्र मिश्रा साहब जी का इस मंच के माध्यम से, विधानसभा चकिया के माध्यम से, जनपद चंदौली के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जाता है। और एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करिए। माननीय मुख्य अतिथि जी इस मंच पर पधार चुके हैं, उनके साथ में चलकर आए जो पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री नकुल दुबे जी, माननीय सांसद सालिम अंसारी साहब, वीरेंद्र सिंह चौहान साहब, रघुनाथ चौधरी साहब, विकास आजाद जी, प्रदीप आजाद जी, सीताराम सक्सेना जी, छोटू राम भारती जी और बहुजन समाज पार्टी के तमाम चकिया विधानसभा के जनपद चंदौली के कोने कोने से आए भाइयों, माताओं एवं बहनों का इस मंच के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जाता है। हम चाहेंगे कि जो हमारे साथी हैं मुख्य अतिथि जी का आए माला पहराकर स्वागत करने का काम करें, तब आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जाएगा। सम्मानित साथियों, तत्काल माला लेकर आइए अंदर से। मेरे भाई मान जाइए, नहीं कुर्सी ले लीजिए। अभी इस सामने हमारे जो मीडिया के साथी हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं, आप लोग बीच का स्थान उनको देने का कष्ट करेंगे। हमारे सम्मानित साथी पत्रकार साथियों का जो जगह है उनको देने का काम करें। कपिल मिश्रा साहब आए हैं, जो नकुल दुबे जी के इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया जाता है। आप लोग एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए। सम्मानित साथियों, आप लोग जोरदार स्वागत करिए कपिल मिश्रा साहब का। सम्मानित साथियों, इस मंच पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी और कपिल मिश्रा साहब और सालिम अंसारी साहब का माला पहराकर स्वागत करेंगे। सम्मानित साथियों, हमारे चंदौली जिले के जिलाध्यक्ष और मंच पर हमारे तमाम साथी, विधानसभा अध्यक्ष के साथी, जो कोऑर्डिनेटर साथी हैं, सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि आप माला पहराकर स्वागत करें। सम्मानित साथियों, हाँ यार, अभी हम लोगों के बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री नकुल दुबे जी का आप स्वागत करें, माला पहराकर स्वागत करें। सालिम अंसारी साहब का माला पहराकर स्वागत करें। चकिया विधानसभा के अध्यक्ष त्रिभुवन चौहान जी, चलिए ठीक है सर। एक बार आप लोग इस मंच पर सभी मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय जी का माला पहराकर जो स्वागत किया गया, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। सम्मानित साथियों, और मुख्य अतिथि जी को भरोसा दिलाइए कि जो 2000 हमारे दिनेश चौहान जी आप आए, मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। गुलदस्ता देकर दिनेश चौहान जी स्वागत कर रहे हैं। मुस्लिम समाज से नसीम बाबा, आप कहीं भी उर्सेरा सर सिद्दीकी जी, यशवंत विष्णु भारती जी, मुख्य अतिथि महोदय का गुलदस्ता देकर स्वागत करें और माला पहराकर स्वागत कर रहे मुख्य अतिथि उर्सेरा सर सिद्दीकी के नेतृत्व में सालिम अंसारी साहब और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब का एक बार पूरा जोरदार ताली से स्वागत करिए। सम्मानित साथियों, हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का जो स्वागत किया जा रहा है, जोरदार तालियों से ताली बजाइए भाई, ताली बजाइए, जोरदार तालियों से स्वागत करिए मुख्य अतिथि महोदय जी का। कोई अच्छा वक्ता लोग सालिम अंसारी साहब का
स्मृति चिन्ह लेकर आइए भैया जल्दी। सामान्य साथियों, जिस का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई। जो बहुजन समाज पार्टी के कर्णधार हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सांसद राज्यसभा हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं, बहुजन समाज पार्टी को आज बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए सर्व समाज के सम्मान में हमारे मुख्य अतिथि जी और सालिम अंसारी साहब का नसीम बाबा और त्यागी जी जो गुलदस्ता देकर भेंट करेंगे, तत्काल आप लोग आइए मुख्य अतिथि जी महोदय जी का गुलदस्ता देकर स्वागत करें। हमारे चटिया विधानसभा से जो विकास गांधी जी, आप विकास आजाद जी मुख्य अतिथि जी का मोमेंटम देकर भेंट करेंगे। सालिम अंसारी साहब और मुख्य अतिथि महोदय जी का आप लोग एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए हमारे साथियों। सामान्य साथियों, हम चाहेंगे कि अगले वक्ता के कड़ी में जो बहुजन समाज पार्टी के युवा साथी जो सब समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम लोगों के गार्जियन जो पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे के पुत्र कपिल मिश्रा जी से चाहेंगे, हमारे माननीय साहब सतीश मिश्रा साहब जी के पुत्र हैं, हम चाहेंगे कि आप आए। सादर आपसे निवेदन है कि आप आए, अपने विचारों को रखें। हम चाहेंगे कि अभी आए विकास आजाद जी जो चकिया विधानसभा के प्रभारी प्रत्याशी हैं, अपने खिलाफों को रखें। जैसा साहब का निर्देश हुआ उसके बाद साहब को बुलाया जाएगा। भैया इधर न लो तो मेरे भाई, फ्रेम बेकार हो गया। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ मतलब ये हिले ना, जब टीवी फ्रेम होता है वो बेकार हो। भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ वामसेव, BS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और इस सोती हुई कौम को जगाने वाले मान्यवर मसीहा कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी का, कि जो मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर भरोसा जताकर इस चकिया विधानसभा की कमान देकर यहां प्रत्याशी प्रभारी घोषित किया है। माननीय बहन जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। साथियों, आज के इस बैठक में हमारे मुख्य अतिथि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी और राज्यसभा सदस्य, ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे पिता माननीय स्वर्गीय गांधी आजाद साहब के साथ में राज्यसभा रह चुके माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी आज हमको यहाँ आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। और आज पिताजी नहीं हैं, फिर भी लेकिन उनकी छाया के रूप में, उनके सानिध्य के रूप में
मुझे माननीय मिश्रा जी आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, इनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। साथियों, साथ में आए माननीय मंत्री जी, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे माननीय नकुल दुबे जी, पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे सालिम अंसारी साहब, पूर्व में एमएलसी रहे वीरेंद्र चौहान जी, पूर्व में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मुख्य सेक्टर प्रभारी रघुनाथ चौधरी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार जी, वर्तमान जिला अध्यक्ष छोटू भारती जी, सीताराम सक्सेना जी, संजय उपाध्याय जी, मुसाफिर चौहान जी, गुलशेर असद सिद्दीकी जी, तिलक, और साथ में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब के पुत्र कपिल मिश्रा साहब का, तिलकधारी बिन जी, महेंद्र राव जी, दिनेश सिंह चौहान जी, सूरजमणि शास्त्री, रण बहादुर पांडे जी, धर्मराज कुमार जी, संजय दाढ़ी, अशोक मौर्य, सुजीत कुमार, अरुण कुमार, रिजवान अहमद, हाफिज नसीम आजमी, आनंद सिंह, त्रिभुवन सिंह चौहान जी, दिलीप कुमार जी। साथियों, आज जैसा कि मेरा नाम विकास है और बहन जी ने यहां मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा है, लेकिन मेरा नाता खानदानी विश्वास से रहा है, भरोसा से रहा है, और पिताजी पर भी भरोसा करके पार्टी ने बहन जी द्वारा 2 बार राज्यसभा सांसद बनने का अवसर दिया, और उसके बाद पुनः फिर भरोसा किया गया। 2017 के चुनाव में हमारे बड़े भाई लालगंज विधानसभा से विधायक बनने का अवसर मिला, और इस मोदी लहर को भी चीरकर आगे बढ़कर विधानसभा की जीत हासिल की। उसके बाद 2019 में माननीय बहन जी ने भरोसा जताया, तो हमारे भाभी जो विधायक जी की पत्नी है माननीय संगीता आजाद, उन पर भरोसा जताया, तो 1.5 लाख वोटों से ऊपर के अंतर से जीत हासिल करके दिखाया इस मोदी की लहर में। तो इस लहर का कोई भी कहर हम पर नहीं असर होता है। तो इसी भरोसे से इस चकिया में हमें उतारा गया है, क्योंकि बहन जी को भरोसा है कि ये जो जनसैलाब है, ये कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है, ये भरोसा आपके भरोसे है। ये भरोसा हमारा अकेले का नहीं, ये भरोसा आपका है कि आप हमारे अनुनय विनय पर इतने हजारों की भीड़ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हमारे छोटे से समय में, थोड़े समय के तैयारी में, और ये मैदान मेरे ख्याल से खचाखच भर गया है। कहीं कोने में भी जगह जहां तक हमको लग रहा है दिखाई नहीं दे रही है, और बाहर भी जगह नहीं है। साथियों, हम यहाँ 8 साल से आपकी सेवा में, संगठन में समर्पित रहे हैं, और ये छीतो ग्राम में निवासी हैं, और आपके समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते बहन जी ने भरोसा जताया और हमें आपके बीच में उम्मीदवार बना के भेजा, क्योंकि एक कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता का सम्मान कर सकता है। इस भरोसे से बहन जी ने, क्यों, और हमारा बूथ अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष ही हमारा जमीन पर हमारा भाई है, हमारा साथी है। हमको उससे ऊपर नहीं रहना है। जब विधायक बनने के बाद भी, विधायक बनने के पहले भी आप साथियों से कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ चलना है। साथियों, ज्यादा लंबी बात करें, समय ज्यादा हो रहा है। आप लोग बहुत बहुत दूर से आए, आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आजाद जी। अब अगले वक्ता के कड़ी में जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मुख्य अतिथि हम लोगों के युवा साथी, उनके पुत्र कपिल मिश्रा साहब से
ठीक है सर। सारी अभी मैं चाहूंगा कि जो पूर्व सांसद मुख्य विशिष्ट अतिथि सालिम अंसारी जी आप आए और अपने ख्यालातों को रखें। कुछ कहने से पहले इस मुल्क के आईन को लिखने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को और इस पार्टी को बनाने वाले मरहूम काशीराम साहब को खिराज अकीदत पेश करता हूं। आज चकिया विधानसभा के कोने कोने से जो मेरे साथी आए हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव 18 साल से सर्व समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज की नुमाइंदगी इस देश की उच्च सदन में करने वाले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को सुनने आप आए हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से यहाँ इस्तकबाल करता हूँ, चकिया विधानसभा में उनका स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ उनके बेटे कपिल मिश्रा जी का भी, चूंकि वो आज निकल पड़े हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, खास तौर से नौजवानों को, सर्व समाज के नौजवानों को लामबंद करने के लिए मैं स्वागत करता हूं भाई पूर्व मंत्री भाई नकुल दुबे जी का, तमाम मंच आसीन हमारे भाई गुलशेर भाई, रिजवान भाई, नसीम भाई, चौहान, वीरेंद्र चौहान जी, दोस्तों साथियों, मैं अपने राष्ट्रीय महासचिव जी के सामने कोई लंबी बात नहीं करना चाहता। 2 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। 7 से लेकर 12 तक मान्या बहन जी मुख्यमंत्री थी। यही योगी आदित्यनाथ उस समय गोरखपुर से लोकसभा सांसद थे, जो आज ये कहते हैं कि ठोक दो, मार दो, जेल में डाल दो, बुलडोजर चला दो। मुझे याद है मान्या बहन जी हमारी चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में, ये सांसद थे और आजमगढ़ में जाके वहां माहौल खराब कर रहे थे और माहौल इतना खराब हो गया कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लगा था। और जब मान्या बहन जी को माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जब बताया कि बहन जी ये माहौल खराब कर रहे हैं, तो बहन जी ने फोन करके योगी जी को कहा कि आप उस मठ के राजा हो, इस प्रदेश की रानी मैं हूं, अगर जरा भी माहौल खराब करने की कोशिश किया तो सीधे जेल की सलाखों में भेजने का काम करूंगा। ये बहन जी का लैंड ऑर्डर रहता था। बहन जी किसी को नहीं छोड़ती थी, सर्व समाज को सम्मान देने का काम करती थी, सारे लोगों को प्यार देने का काम करती थी, हिस्सेदारी भागीदारी देने का काम करती थी। कोई भी बहन जी के 4 बार के कार्यकाल में आप बता दो कोई एक भी छोटा बड़ा दंगा नहीं हुआ मेरे दोस्तों। इस तरह दूसरे दिन यही योगी आदित्यनाथ देश की पार्लियामेंट में रो रहे थे, मिश्रा जी गवाह हैं, रो रहे थे कि मुझे मायावती से बचाओ नहीं तो मेरी जान ले लेगी, मुझे जेल भेज दे देगी। यही योगी आदित्यनाथ। दूसरे आज अखिलेश जी हैं, जिनको आप प्यार से बबुआ कहते हो। ये तो बहन जी से इतना डरता है, एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं, कैसे डरता है ये भी सुन लो। एक नाई अखिलेश जी का बाल काटने गया। अखिलेश जी ने पूछा, अरे भाई नाई मैं तो मुख्यमंत्री हूं, ये बता कि तेरी दुकान पे दिन भर बहुत लोग आते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं? उस नाई ने कहा बहन जी। कहा अरे मैं अपने बारे में पूछता हूं, तू बहन जी क्यों लगाया है, क्या मामला है, सही बता तू। उसने कहा साहब सही बात यह है कि जब मैं बहन जी का नाम लेता हूं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं, मुझे काटने में बड़ा आराम हो जाता है। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों कि बड़े बड़े लोगों का बहन जी के नाम पे बाल खड़ा हो जाता है, रोंगटा खड़ा हो जाता है। प्रदेश में माफिया गुंडा प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं और सर्व समाज खुश होता है, सारे लोगों का विकास होता है। ऐसे नेता की जरूरत है। आइए आने वाले फरवरी के महीने में जो 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, आप अभी से मन बनावे कि चकिया विधानसभा सुरक्षित सीट है। मैं सर्व समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं कि सर्व समाज का भाई यहां नहीं लड़ सकता, ये सुरक्षित सीट है। इसलिए सर्व समाज के साथ साथ अपना मत विकास आजाद को देने का काम करना। आज मिश्रा जी निकले हैं सर्व समाज के बीच जाकर के, खासतौर से सुरक्षित सीटों पे ये ऐलान कर रहे हैं अपने ब्राह्मण समाज से, सर्व समाज से कि आने वाले दिनों में बहन जी की सरकार 5वीं बार, अगर आप चाहते हो सुख शांति हो,
देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल न हो। आज ये लोग क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, यही तो कर रहे हैं, कोई दूसरा काम ही नहीं है। पिछले दिनों पार्लियामेंट में इसी बात को लेकर बहस हो रही थी। लगता था ये मुल्क टूट जाएगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग वक्तव्य दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लगता है कि ये देश टूट जाएगा। इसी पॉइंट को लेकर देश की पार्लियामेंट में बहस हो रही थी। बहन जी ने कहा 2 मिनट का मौका है, आप बोल दो अंसारी साहब। मैं खड़ा हुआ, मुद्दा इतना बड़ा कि देश मुत्तहिद रहेगा कि टूट जाएगा। मेरे सामने मोदी जी बैठे थे। मैंने सोचा 2 मिनट में मैं अपनी बात क्या रखूं, एक शेर सुना के अपनी जगह ले लूं। मैंने मोदी जी को एक शेर सुनाया कि कब तक ये मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद शिवालयों के झगड़े, अरे जब वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा। अरे मोदी जी, जब ये वतन ही नहीं होगा तो क्या बांटिएगा। इसलिए अपने मंत्रियों से कहो कि जबान पे लगाम लगावे, संयम बरते, ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें जिससे किसी मजहब जाति को ठेस पहुंचे। इसलिए दोस्तों, समय कम है। मैं अपने नेता का स्वागत करते हुए माननीय मिश्रा जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है, माननीय बहन जी के बाद आज उन्होंने पूरे प्रदेश में आज बड़ी बड़ी मीटिंगें करके आपको जगाने का काम करते हैं कि क्यों बहन जी जरूरी है। आएंगे, बताएंगे, और भी जो हमारे साथी अपनी बात रखेंगे। मैं इन्हीं चंद अल्फाज के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद जी को आप लोगों ने सुना, उनके विचारों को सुना। अब सम्मानित साथियों, जो बहुत ही पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को रातों दिन काम कर रहे हैं, हम लोगों के गार्जियन के बेटे कपिल मिश्रा साहब को बुलाने से पहले एक बार आप जोरदार ताली बजाइए। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। कपिल मिश्रा साहब को मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए, अपने विचारों से इसे जनता को संबोधित करने का काम करें। धन्यवाद। मंच पे उपस्थित सभी गणमान्यजनों को और खास तौर से जो दूर दूर से आज हमारे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने आए, उनकी बातें समझने आए, मैं आप सभी को तहे दिल से सादर प्रणाम करता हूं। साथियों, आप सबको, हम सबको आदरणीय बहन जी के शासनकाल के वक्त को याद करने की जरूरत है। उस समय सभी लोग कितने सुरक्षित थे, खास तौर से इस प्रदेश की महिलाएं। आदरणीय बहन जी से अच्छा महिलाओं का दुख दर्द और कोई नहीं समझ सकता है। उनका शासनकाल खत्म होते ही यहाँ गुंडा राज शुरू हो चुका है। आप हर रोज न्यूज चैनल खोलिए या न्यूज़पेपर खोलिए, कम से कम 5 से 7 महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न की खबरें छपती ही रहती हैं। इस सरकार ने ऐसी ही स्थिति का वादा किया था। पिछले लगभग 10 साल से इस प्रदेश की जनता के साथ, खास तौर से हमारे युवा साथी भाई बहनों के साथ सिर्फ धोखा देने का काम किया इस सरकार ने। इन्होंने 9 करोड़ वो नौकरियां देने का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन बदले में इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। साथियों, कोरोना काल के वक्त भी जो लोग बेरोजगार हुए थे या उनको दूर दूर अलग प्रदेशों से अपना काम छोड़कर वापस मजबूरी में अपने प्रदेश आना पड़ा था, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। और जब भी हमारे नौजवान युवा साथी भाई बहन और बेरोजगार साथी, वो लोग जब अपनी रोजगार की मांग लेके, नौकरी की मांग लेके इस सरकार के पास जाते हैं, तो इनको ये बदले में सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है। आरक्षण के नाम पे भी सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है सरकार। साथियों, चाहे वो रेलवेज हो या और कोई सरकारी यूनिट हो, एक एक करके सब ये प्राइवेट कंपनीज के हाथों में बेचने का काम कर रही है। और ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, प्राइवेट कंपनीज में कहीं कोई आरक्षण नहीं होता है।
तो किस बात की सरकारी नौकरी और किस बात का सुरक्षित भविष्य हमारे नौजवान साथियों का। वहीं उसकी जगह आदरणीय बहन जी ने अपने कार्यकाल के वक्त 23,50,000 नौकरियां दी थी हमारे नौजवान साथियों को। उन्होंने सभी वर्गों के लिए एक समान कार्य करा था। उन्होंने सीएम बनते सामान्य वर्ग की भर्तियों पर लगी रोक को हटाने का काम किया था। उनके शासनकाल के वक्त लगभग 1 लाख सफाई कर्मचारियों की भर्तियां हुई थी, ना कि इस सरकार की तरह जो कि स्वच्छता अभियान के नाम पर फर्जी प्रचार करती है खाली। साथियों, उसी समय आदरणीय बहन जी ने हमारे अध्यापकों को, टीचरों को पूरा मान सम्मान दिया था और उस समय लगभग 2 लाख अध्यापकों को नौकरियां दी गई थी। युवाओं का अच्छा और सुरक्षित भविष्य के खातिर आदरणीय बहन जी ने अनेकों स्कूल, कॉलेजेस, डिग्री कॉलेज, आईटी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और बाकी कई यूनिवर्सिटीज भी खुलवाई थी और खुलने का काम हुआ था उस समय, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा और सुरक्षित रह सके। और वहीं आप लोगों ने सुना ही होगा, आजकल ये सरकार हमारे बच्चों को जो स्कूल में, कॉलेजेस में है, उनको मोबाइल फोन बांटकर उनका फायदा उठाना और वोट खरीदना की कोशिश में लगी है। एक बात बताइए, इनको मोबाइल फोन और लैपटॉप ये बांटने ही थे तो अभी से 2 साल पहले क्यों नहीं बांटे, जब कोविड काल के वक्त हमारे बेचारे गरीब बच्चे जो कि स्कूल बंद था और सब घर से पढ़ाई का काम चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस का, जिसकी वजह मजबूरी से ये बच्चे हमारे 2 साल अपनी पढ़ाई में पीछे हो गए। तब इनको ध्यान नहीं आया था कि इनको मोबाइल फोन, लैपटॉप तब हम दे दें ताकि वो अपनी पढ़ाई घर से पूरी ढंग से कर सके। अब जब चुनाव पास आ गया है तो ये मोबाइल फोन बांट के लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के खासतौर से युवा भाई बहन अब बहुत स्मार्ट हो चुके हैं और होशियार हो चुके हैं। वो भी इनके ये सब छलावे अच्छे से समझते हैं, तो वो इनके इन चक्करों में नहीं पड़ने वाले, ना प्रलोभन में पड़ने वाले हैं। साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के वक्त युवाओं की खेलकूद के प्रति रुचि देखते हुए अनेकों स्कीमें, कई स्टेडियम खुलवाए, कई कानून ने उसमें बदलाव करे, जैसे कि हमारे युवाओं को खेलकूद में बढ़ावा मिल सके। बल्कि खेलकूद से रिलेटेड उनके शासनकाल के वक्त नोएडा में 8वां विश्व, एशिया का 8वां और इंडिया का पहला लौता F1 रेसिंग ट्रैक बन गया था, जिसने उत्तर प्रदेश का नाम पूरे विश्व में रोशन करने का काम किया था। साथियों, आदरणीय बहन जी जमीनी तौर पे काम करती हैं, ना कि झूठे वादे और हवाई बातें करके। जो वो कहती हैं वो करके क्या, उससे ज्यादा ही करके दिखाती हैं। साथियों, आप सब लोग यहाँ पे आज सुबह से काफी टाइम से हमारे आदरणीय पिताजी की बातें सुनने आए। मेरे पास बातें तो बहुत है आप तक रखने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि काफी देर से आप लोग बैठे हैं। लेकिन मैं ये वादा करके जाता हूं, मैं ये एक बार नहीं, दोबारा आऊंगा, तिबारा आऊंगा, 4 बार 5 बार, जितनी बार आना पड़ेगा। खासतौर से अपने नौजवान युवा साथी भाई बहनों की तकलीफें, दिक्कतें, उनकी मदद का कंधे से कंधा लड़ा के साथ देने के लिए मैं हमेशा आता रहूंगा, आपकी तकलीफें समझने के लिए। और मैं चाहूंगा आप सब लोग सोशल मीडिया, जो इस समय एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसका सबसे गलत इस्तेमाल ये सरकार करती है, सिर्फ अपने झूठे प्रचार और झूठी वादे, अफवाहों के तरह फैलाने में। मैं चाहूंगा आप सब लोग, क्योंकि अब हर कोई, चाहे बड़े से बड़ा शहर हो, छोटे से छोटा गांव हो, हर कोई सोशल मीडिया में है, हर किसी के पास मोबाइल फोन है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या तो फिर व्हाट्सएप तो है ही है। मैं चाहूंगा आप लोग इसके जरिए हमसे जुड़िए और अपनी जो बातें, तकलीफें आप सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे, आप उसके जरिए हम तक पहुंचाने का काम करिए।
और मैं वादा करता हूँ आपकी एक एक तकलीफ नोट की जाएगी और मैं अपने पिताजी के थ्रू या आदरणीय बहन जी तक आपकी सारी तकलीफें, आपकी सारी दिक्कतें पहुंचाने का काम करूंगा और पूरा प्रयास करा जाएगा। ये आश्वासन आदरणीय बहन जी ने खुद मुझे दिया गया कि पूरा प्रयास करा जाएगा, खास तौर से नौजवान भाई बहनों की उनकी तकलीफों को दूर करने का, उनका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले जैसे ही आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आएंगी और यहाँ पे आपकी खुद की सरकार जब बनेगी तब आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य, खासतौर से युवा साथी भाई बहनों का भविष्य अगर सुरक्षित और सेफ है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बहन जी के हाथों में है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा जो बातें आज आप हमारे आदरणीय पिताजी की जो विचार सुने उनको यहाँ छोड़ के मत जाइए। उन सभी को आपको अपने साथ लेके जाना है और घर घर जाके पहुंचाना है और जो भी आपको डराने दबाने की कोशिश करता है तो उसको बता दीजिए कि अब हम डरने दबने वाले नहीं हैं, क्योंकि आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आ रही है और जिसको आप ये बताएंगे वो खुद ब खुद डर के कहीं अपने बिल में या कहीं घर में घुस के छुप के बैठ जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने बड़े भाई परम आदरणीय जो युवा साथी जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने जाकर युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं और बहन जी का 4 बार का किया हुआ जो कार्य लोगों को बीचे में रखने का काम कर रहे हैं, ऐसे युवा साथी हम लोगों के बड़े भाई कपिल मिश्रा जी साहब का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। सम्मानित साथियों, जो कि आप लोगों ने इनके विचारों को सुना है। सम्मानित साथियों, मैं अब अगला मैं चाहूंगा कि अभी जिला के तरफ से हमारे जिलाध्यक्ष छोटू भारती जी जो मुख्य अतिथि महोदय जी को जो मोमेंटो भेंट करेंगे, उनके साथ और कुछ सम्मानित साथी हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग मोमेंटे भेंट करने का काम करें। कपिल मिश्रा के अब जो इस विधानसभा के महासचिव दिनेश जी जो मोमेंटो भेंट करेंगे, धर्मराज भारती जी आप लोग मोमेंट भेंट करेंगे, हम चाहेंगे कि आप लोग जाएं। और विधानसभा के अध्यक्ष जो सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष त्रिभुवन नारायण चौहान जी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष घनश्याम प्रधान जी, आप लोग भी कपिल मिश्रा साहब का मोमेंटो भेंट करके स्वागत करेंगे। ब्राह्मण समाज से पंडित सत्या फौजी जी आप आए और जो युवा साथी कपिल मिश्रा साहब और माननीय नकुल दुबे साहब को जो मोमेंटो भेंट करेंगे और नीरज पांडे जी, डॉक्टर रिंकू जी आप लोग भी आए और युवा जो कपिल मिश्रा साहब हैं आप उन साथी लोग आइए। माननीय युवा साथी आप लोग जो कपिल मिश्रा साहब का मोमेंटो भेंट कर स्वागत करेंगे। सम्मानित साथियों, शैलेश चौधरी, गुडलक भारती जी, सतीश भारती जी आप लोग भी आ जाइए, तत्काल मंच पर आ जाएं, पर जल्दी आइए। जी ठीक है। अब मैं चाहूंगा अगला वक्ता के कड़ी में जो माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने चलकर बहुजन समाज पार्टी को जगाने और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो पूर्व के कैबिनेट मंत्री हम लोगों के गार्जियन परम आदरणीय नकुल दुबे साहब से अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आप आए, अपने विचारों को रखें। अगर मेरी आवाज जा रही है तो हमारी कुछ माताएं बहनें खड़ी हुई हैं और हमारे कई नौजवान साथी मुझे अगल बगल कुर्सियों पर बैठे दिखाई पड़ रहे हैं।
तो ये हम सबका पहला दायित्व बनता है कि हमारी माताएं बहनें अगर खड़ी हैं तो हम लोग पहले उनको स्थान देकर के बैठाने का कार्य करें। अगर संभव हो तो कृपया उन्हें कुर्सी देने की कृपा करें। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस चकिया चंदौली के पवित्र स्थल में भाई विकास आजाद जी को विधानसभा पहुंचाने के लिए आयोजित इस विशाल बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय सांसद राज्यसभा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, सालिम अंसारी साहब पूर्व सांसद, मेरे छोटे भाई कपिल मिश्र जी, सम्मानित अग्निहोत्री साहब, यहां पर बैठे हुए हमारे प्रत्याशी महोदय विकास आजाद जी, यहां पर विधानसभा अध्यक्ष महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय और सभी हमारे सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी बंधुओं, सामने की ओर बैठे हुए मेरे सम्मानित बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों और बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों, आज आप सब लोगों को यहां पर इतनी विशाल संख्या में देख करके एक बात तो निश्चित हो चली है कि चकिया विधानसभा से, चंदौली विधानसभा से अपना विधायक विकास आजाद होकर के ही विधानसभा पहुंचने का काम करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास। आप सब लोग, अधिकांश लोग मिशन वाले हो ना? मिशन वाले हो? मेरे साथ आवाज मिलाओगे? पक्का है? जय भीम और ललकार के जय भीम। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, देर के झेल के ठीक बात। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में भारत के संविधान को बचाना है, अगर इस देश में सुख चैन अमन चैन शांति चाहते हो, तो आप सब लोग आज यहां पर सिर्फ एक संकल्प लेकर के जाना। वो संकल्प क्या है? आज हम सब लोगों को भिखारियों का रूप दिया जा रहा है। कभी अखबार में निकलता है कल से 500 रुपया, कभी निकलता है बेरोजगारों को 2000 रुपया, कभी निकल रहा है लैपटॉप आज से, कभी निकल रहा है कि मोबाइल आज से। क्या तमाशा है भाई? ये अच्छे दिन वाले बोल रहे हैं जिन्होंने कोरोना में लाखों लाशों को बिछवाने का काम किया, जिन लोगों ने हजारों की तादाद में लोगों को पैदल चल के मरने पर मजबूर करने का काम किया, जिन्होंने 5 साल तक हम सब लोगों को खून के आंसू पिलाने का काम किया। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, जितने लोग यहां पर खड़े हैं, बैठे हैं, मैं आप सबसे लोगों से जानना चाहता हूं, मुझे अपने आवाज में आवाज देकर के बताइएगा, आज उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है कि नहीं परेशान है? सब लोग बताइएगा, किसान परेशान है कि नहीं परेशान है? माताएं बहनें परेशान है कि परेशान नहीं है? हमारा बेरोजगार नौजवान परेशान है कि नहीं परेशान है? व्यापारी परेशान है कि नहीं परेशान है? अगर सब लोग परेशान हो तो देखो, आज आपके हम अभी देख के आ रहे थे, वो रथ निकाल रहे हैं, विजय यात्रा निकाल रहे हैं। अरे भाई, 5 साल अगर मेहनत किए होते, अगर सही किताब पढ़ते बैठे होते, तो आज तुम भी भारतीय संविधान को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पूजा करने का काम कर रहे होते, तुमको गली चौराहों में से पहले चलने के लिए काम कर रहे होते। मैं आप सबसे बात कहने करके अपनी बात समाप्त करूंगा। दोस्तों, यहां तक जाइएगा, लेकिन जब यहां से गेट के बाहर निकलिएगा तो आपके मन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिया गया संविधान होना चाहिए। आरक्षण पर चर्चा चल रही है चारों तरफ। अरे आरक्षण है कहां? किधर दिखाई पड़ रहा है आपको आरक्षण? किस पर मिल रहा है आरक्षण की सुविधा?
जब आपका नगर पालिका रही नहीं गया है, जल निगम रही नहीं गया है, बिजली विभाग रही नहीं गया है, रेलवे रही नहीं गया है, अगर कुछ रहा ही नहीं सरकारी, तो आरक्षण किसको दे दोगे भाई, कौन दे देगा? अब तो हमारे नौजवानों को ठेके पे नौकरी मिलेगी। ठेका क्या है? ठेका वो ऐसी बीमारी है कि आपको 200 साल पहले की याद दिलाएगा। 200 साल पहले आप गुलाम हुआ करते थे और ये गुलामी आपके देश में, आपके प्रदेश में फिर से लाई जा रही है। कैसे? आपको 20,000 रुपए तनख्वाह पर नौकरी में रखा जाएगा। वो ठेकेदार का जो साहब है वो रखेगा, आपसे हर महीने 20,000 पर दस्तखत कराएगा और 5,000 रुपया ऐसे पकड़ाएगा जैसे मालूम पड़ रहा है तो आपको भीख देने का काम कर रहा है। ये आज नौजवानों की हालत इस प्रदेश की सरकार ने कर दी है। और आज इस प्रदेश में सबसे बड़ी अगर बगावत किसी को करना चाहिए तो हमारे नौजवान भाइयों को, हमारे उन शक्तियों को करना चाहिए कि तुमको जब तक हम उठा करके इस प्रदेश से बाहर नहीं भेज देंगे, हमारा नौजवान एक भी शाम में बैठने का काम नहीं करेगा। क्या तमाशा है भाई? आपने पूरे के पूरे 4.5 साल तक पूछा नहीं, लेकिन जब चुनाव आ गया, आज यहाँ हेलीकॉप्टर, कल वहां हेलीकॉप्टर, परसों वहां हेलीकॉप्टर। अरे तुम्हारे पिताजी ने हेलीकॉप्टर लेके तुमको दिया है क्या? आपकी मेहनत की, आपकी गाड़ी कमाई की, आपको अस्पताल में बिस्तर नहीं दे पाए, आपको ऑक्सीजन नहीं दे पाए, आपको दवाइयां नहीं दे पाए। आज फोटो क्या खिंचा रहे हैं? 5 किलो गेहूं या चावल। वाह! हम लोग 2021 के नागरिक हैं, हम लोग 21वीं सदी के नागरिक हैं। जब एक तरफ बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हो, एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हो, लंबे लंबे ख्वाब दिखा रहे हो और बताते हो कि हमने लोगों को टीका लगवा दिया। अरे भाई, टीका लगवाने की नौबत क्यों आई? टीका लगवाने की नौबत इसलिए आई कि जब तुमने कोरोना की महामारी फैली हुई थी तो तुम गली गली गांव गांव चुनाव कराने का काम कर रहे थे, वहां पर गुंडागर्दी फैलाने का काम कर रहे थे। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहकर अपनी बात विराम करूंगा। डरने की जरूरत नहीं है। इंसान सिर्फ एक बार मरता है। अगर हमको रोज रोज मरना पड़े तो हमको ये सौगंध ले लेनी चाहिए कि चाहे हमारा प्राण रहे चाहे न रहे, हम जब तक इनको उखाड़ करके प्रदेश से बाहर नहीं पहुंचा देंगे, हमको चैन से बैठने का काम नहीं करना पड़ेगा। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, मुख्य अतिथि महोदय को बुला रहा हूं, सब लोग गंभीर हो जाइएगा। जैसे ना, जैसे पंडित जी लोग वो देते ना, वो अच्छा दे के एकदम मौन बता देते हैं। सब लोग माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आखिर तक उनकी एक एक बात को गांठ बांध करके इस गेट के बाहर निकलिएगा कि उन्होंने क्या कहा है, क्या संदेशा दिया है। और जब यहां से चकिया लेकर निकलिए बाहर तो पूरी की पूरी विधानसभा में, पूरे के पूरे जनपद में और जहां जहां से आप लोग आए हैं, प्रत्येक जगह घर घर कोने कोने में ये संदेशा देने का काम करिएगा कि माननीय राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने ये संदेशा दिया है, बहन जी का पैगाम दिया है, ये जन जन तक फैलाना है, भारतीय संविधान को बचाना है, इस प्रदेश को बचाना है। दोस्तों, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। आज आपका उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान खतरे में है। अगर बचा सकते हो तो बचा लो। मैं आमंत्रित करता हूं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को, कृपया माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद दे और हम सब लोगों को संकल्प दिलाए कि जब तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार प्रदेश का हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे, हम लोग चैन से बैठने काम नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, सतीश चंद्र मिश्रा साहब जिंदाबाद, सतीश चंद्र मिश्रा साहब जिंदाबाद, कपिल मिश्रा साहब जिंदाबाद, नकुल दुबे साहब जिंदाबाद। सर्वप्रथम संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बहुजन समाज पार्टी मानसेव DS4 के जन्मदाता मानवर काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर बैठे हमारे राज्यसभा के साथी पूर्व सांसद श्री सालिम अंसारी जी, श्री नकुल दुबे जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश श्री वीरेंद्र चौहान जी, पूर्व MLC और सेक्टर संयोजक श्री रघुनाथ चौधरी जी, श्री विकास आजाद जी, जो कि यहाँ पर आपके बीच में उन्होंने अपनी बात रखी है और जिनको की बहन मायावती जी ने अब की बार आशीर्वाद देकर के आपके बीच में
आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भेजा है। और जैसा कि अभी नकुल दुबे जी ने कहा कि अब इतनी अपार भीड़ देख करके ये विश्वास हो गया है कि ये तो यहां से अब विधायक, इनको हम लोग आज से मानना शुरू करें। इनके पिताजी हमारे बहुत पुराने साथी थे। हम लोग राज्यसभा में एक साथ थे जब हमारा, अब तो 18वां वर्ष चल रहा है राज्यसभा में। जब पहला हमारा राज्यसभा का टर्म था तब हमारे साथ में गांधी आजाद जी थे, और उनके साथ में बिहार में भी हम लोग जब चुनाव हो रहा था तो वो बिहार, पूरा बिहार देख रहे थे, तब भी हम उनके साथ मिला, काफी उनका साथ रहा। और इनको आज जब हम सुन रहे थे तो इनका अगर चेहरा न देख रहे तो हमें गांधी आजाद जी की याद इसलिए और आ रही थी क्योंकि उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। इनकी आवाज और गांधी आजाद जी की आवाज बिल्कुल एक ही जैसी। तो इसलिए मैं खास तौर से आप सब लोगों से अपील करूंगा कि ये हम लोगों के जो भतीजे आपके बीच में चुनाव लड़ रहे हो, जिन्होंने इतनी मेहनत आपके बीच में करी है, वो तो इसी से दिख रही है कि आप लोग इतनी भीड़ में और इतनी देर से यहाँ पर इकट्ठा हैं कि आप इनको अपना प्रत्याशी, हम लोगों बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी, इनको न मानते हुए अपने आप जितने लोग यहाँ पर हैं अपने आप को प्रत्याशी मानकर और फिर इनके हाथ मजबूत करने का काम करिए। और फिर निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को कोई यहाँ से, हमारे विश्वास आजाद जी को यहाँ से, हम विश्वास नाम इनका इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपना नाम बदल दिया और इन्होंने कहा कि अब हमको विश्वास है। तो इनके ऊपर विश्वास करते हुए कि ये आप लोगों की पूरी देखभाल करने का काम करेंगे, और जब चुनाव जीतेंगे तो जिस तरीके से अभी आपके बीच में है, चुनाव के बाद भी आपके बीच में दिन रात 24 घंटे आपके बीच में रहने का काम करेंगे। श्री प्रदीप कुमार जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री सीताराम सक्सेना जी, छोटू राम भारती जी, संजय उपाध्याय जी, यहाँ पर बैठे बहुत सारे हमारे साथी हैं और सभी हमारे महत्वपूर्ण नेता हैं। उन सबके नाम आपके बीच में लिए जा चुके हैं, उनको दोहराने का काम न करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी जो कार्यकर्ता हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, हमारे माताएं, बहनें और मीडिया के बंधुओं, भाइयों, इस समय उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आ रहे, होने जा रहे हैं, उसमें अब समय कितना बचा है? सिर्फ 10 दिन का समय बचा है। 10 दिन के अंदर अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद हम लोग चुनाव के मैदान में होंगे और चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे। इसलिए इन 10 दिनों में आपको अपना पूरा का पूरा समय बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपको देने की अपील करने में आया। आपने अपने लिए तो समय आप देते रहे हैं, लेकिन असली समय जो अपने लिए आप देने का काम करेंगे वो ये 10 दिन में, और फिर उसके बाद चुनाव जबकि घोषणा होने के बाद में जिस दिन तक मतदान होता है, वो जो समय आप देंगे वो सही माने में जब आप पार्टी को देंगे तो यही का समय आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने इस क्षेत्र के लिए और अपने जो आपकी आने वाली भी पुश्तें हैं उनके लिए भी देने का काम करेंगे। क्योंकि अगर आपने नहीं दिया और जरा सी चूक हो गई तो फिर पछतावा खाली आपको नहीं होगा, इन सभी लोगों को होगा और आपके आने वाली पुश्तें भी आपको ही दोषी ठहराने का काम करेंगी कि जब वक्त था, जब समय आपके हाथ में आया था, जब बटन दबाने का समय आपको मिला था और लोगों को अपना बहुजन समाज पार्टी का संदेशा पहुंचाने का समय आया था, तब तो आपने समय गंवा दिया और अब पछता रहे हैं। तो इसके पछताने से कोई फायदा नहीं। आपको देखना होगा, आप हमारे कार्यकर्ता हैं, आपके बीच में हमारे सभी साथियों ने, श्री सालिम अंसारी जी ने, कपिल मिश्रा जी ने और नकुल दुबे जी ने काफी विस्तार से बातें आपके बीच में, लगभग सभी बातें आपके बीच में रख दी हैं। हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके बीच में सभी बातें रखी गई, लेकिन फिर भी आपसे अपनी कुछ बातें करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा। इन बातों को जो आपने सुना है हमारे साथियों की और जो हम आपसे कह रहे हैं,
इन बातों को आपको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा और पहुंचा करके बहुजन समाज पार्टी का संदेशा देना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि 5 साल बहन मायावती जी की सरकार रही, 2007 से 12 कैसी सरकार थी, क्या किया उन्होंने, कैसे उन्होंने सरकार चलाई। फिर समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने भी 5 साल सरकार चलाई, उनके बारे में, और फिर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उनके बारे में। जब तीनों सरकारें लोगों ने देख ली हैं, तीनों मुख्यमंत्री के रूप में लोगों को देख लिया है, तो अब निर्णय करना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि अब बताने की जरूरत नहीं है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन कैसा काम करेगा, क्योंकि तीनों के कार्य लोगों ने देख लिए। सिर्फ बताने की जरूरत है कि किसने कैसा कैसा काम किया। बहन मायावती जी ने क्या किया था। बहन मायावती जी जब 5 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार जो 17 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश में आई थी, तो उन्होंने क्या किया था। उन्होंने सर्व समाज को लेकर के चलने का काम किया। उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सिर्फ नारा ही नहीं दिया, उन्होंने सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की सरकार को बनाने का भी काम किया। ये लोग आज नकल करने का काम करते हैं, इस नारे को भी चुराने का काम करते हैं, लेकिन करते क्या है ये भी किसी से छुपा नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब वो आई तो उनको एक ही वर्ग के लोग दिखते थे, एक ही जात विशेष के लोग दिखते थे, उनका चश्मा सिर्फ वहीं पर लग जाता था, चाहे ऊपर से नीचे लेकर के कोई भी काम होना हो तो वही दिखते थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अब उनके मुख्यमंत्री को देख लीजिए, उनके मुख्यमंत्री को भी एक ही वर्ग विशेष नजर आता है, एक ही जात के लोग नजर आते हैं, और सिर्फ उसी वर्ग विशेष के लोग उनको पसंद भी आते हैं, उन्हीं के लिए कारक होता है। वो चाहे कुछ भी कर लें, चाहे जितनी भी गुंडागर्दी कर लें, माफियागर्दी कर लें, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार के कुछ खास लोग वर्ग विशेष के लोग करते थे, तो उनके लिए पीठ थपथपाई जाती है। औरों से क्या कहा जाता है, अगर कुछ कर भी ना रहे हो तो भी रोज खड़े होकर के माइक में धमकाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी हम तो बुलडोजर लेकर के आए हैं, बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। अरे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अब इस तरह की धमकियों का वक्त गया, अब चुनाव आ गया है, अब 4.5 साल पौने 5 साल निकल चुके हैं, अब ताकत जो है जनता के हाथों में आ गई है, उनके हाथों से चली गई है। और जनता के हाथ में जब ताकत आ जाती है तो वो सबक सिखा देती है, बड़ों को सबक सिखाने का काम करती है और बुलडोजर चलाने का भी काम करती है। और अब की बार इस सरकार के ऊपर जो बुलडोजर वो दिखाने का काम करते हैं, इसका मुंह मोड़ करके जनता उनकी सरकार, उनकी जो पार्टी की सरकार चल रही है उस पर चलाने का काम अब की बार जनता करेगी और अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएगी, जो कि उनकी अपनी सरकार है, जिसमें विकास होता है, विनाश की बात नहीं होती है, विकास करने की बात हम लोग करते हैं। इनकी तरह तोड़ फोड़ करने की बात नहीं करते हैं, इनकी तरह धमकाने डराने की बात नहीं करते हैं, इनकी तरह ये नहीं कहते हैं कि तुमको ठोक देंगे और तुमको ऊपर पहुंचा देंगे। और पहुंचाने का काम भी इन्होंने किया है, वो भी सबने देखा है। और किस तरह से ये जो अभी की सरकार है, मुख्यमंत्री जी के लिए जो अभी सरकार चल रही है, उसमें लोगों ने देखा कैसे वर्ग विशेष के लोग अलग अलग उनको नजर आते हैं कि इन्हीं को ठोकना है, इन्हीं को ऊपर पहुंचाना है। ब्राह्मण समाज उसमें सर्वोपरि है। 500 से ज्यादा ब्राह्मण समाजों की हत्या हो गई, 100 से ज्यादा को इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ठोकने का, एनकाउंटर करने का काम किया इन्होंने। और उसके बाद कहते हैं कि अभी तो बहुत रह गए हैं, 5 साल और दे दो, इन ब्राह्मण समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश से बाहर में भेजने का काम ये हमारी जिम्मेदारी है। इनको ये मालूम होना चाहिए, यहां 10, 20, 100, 500 आपने मार दिए या उनको आपने मरवाने का काम कर दिया। ब्राह्मण समाज 500 नहीं है, ब्राह्मण समाज
14% और 16% के बीच में है, 3 करोड़ के ऊपर है। और 3 करोड़ ब्राह्मण समाज के लोगों ने छोड़ दीजिए उन लोगों को जो आपके साथ में गुलदस्ते की तरह लगे हुए हैं, जिनको कि आपने मंत्री तो बना दिया है और गुलदस्ते सजा दिए हैं कि बाएं और एक दाएं, लेकिन उनके हाथ में आपने कलम भी नहीं देने का काम किया है, उनको आदेश जारी करने की ताकत नहीं दी है। उनसे कहा है खाली ये गुलदस्ते की तरह बैठे रहो, उनको छोड़ दीजिए। उनके साथ में कुछ लोग लगे हैं वो उनको छोड़ दीजिए, लेकिन अब की बार समूचा का समूचा ब्राह्मण समाज भाईचारा बना के दलित समाज के साथ में, पिछड़े वर्ग समाज के साथ में, अल्पसंख्यक समाज के साथ में, बहन मायावती जी के साथ में 2007 की तरह खड़ा हो गया है। और अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार जैसे 2007 में बनवाई थी वो अब की बार भी बनवाने का काम करेगा। और इसका नतीजा अभी 2 महीने बाद आ भी जाएगा, तब मुख्यमंत्री जी खुद भी देख लेंगे कि प्रदेश के बाहर कौन जाता है। प्रदेश में जो बाहर से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं प्रदेश में, वो उत्तराखंड वापस जाते हैं, या जहां जो 3 करोड़ ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं वो ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश छोड़ के जाते हैं, ये देखने को हमको 3 महीने बाद मिल जाएगा। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है और जिसके नेतृत्व में चल रही है, वो सभी को मालूम है कि कितना दलित विरोधी है, किस तरह से ये पिछड़े वर्ग को देख नहीं सकते। अगर इनके उप मुख्यमंत्री भी साथ में खड़े होते हैं पिछड़े वर्ग के, जैसे कि ब्राह्मण समाज के उप मुख्यमंत्री इनके खड़े होते हैं एक बाएं एक दाएं, तो उनकी तरफ देखने का भी काम नहीं करते हैं, उनके हाथ में ताकत देने की बात तो जरूर है। इस तरह से कार्य चल रहा है सरकार में। अल्पसंख्यक समाज को डराने, धमकाने, भयभीत करने का काम करते हैं उत्तर प्रदेश में। बहन मायावती जी की सरकार थी, भाईचारा बनाने का काम किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सबने देखा कि किस तरह से जब सरकार बनी थी तो क्या क्या नहीं हुआ। 134 दंगे उत्तर प्रदेश में जो हुए, उन्होंने तो न भूतो न भविष्य, इस तरीके से 134 दंगे करा के दिखा दिए कि हमारी सरकार बनी तो हमने 134 दंगे करा दिए। दंगे होते नहीं है, दंगे कराए जाते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी और ये समाजवादी पार्टी जो एक दूसरे से मिले रहते हैं, ये मिलजुल करके योजना बना करके अपने वोट की राजनीति करने के लिए इस तरह के दंगे फसाद कराने का काम करते हैं। अब ये छुपा नहीं है, ये सब लोगों के सामने आ गया। वरना अगर जब दंगे हो रहे थे, जब लोगों को मारा जा रहा था, घर जल रहे थे, मकान जल रहे थे, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां पर सफाई में नाच गाना न देख रहे होते, वहां पर लोगों के फिल्मी सितारों के साथ में मजे न ले रहे होते, वो दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं किया। बहन मायावती जी की सरकार थी, याद करिए, एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ, न कोई डरता था, आपस में भाईचारा रहता था। डरते कौन थे? डरते थे गुंडे, बदमाश और माफिया जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, वो लोग डरते थे। बहन मायावती जी की सरकार में कानून द्वारा कानून का राज चलता है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब आती है तो आते ही गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, डकैती, फिरौती, बलात्कार, ये सारी चीजें और फिरौती, ये सब शुरू हो जाता है। दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। बहन मायावती जी की जब सरकार होती है तो भाईचारा होता है, आपस में मिलजुल करके चलने की बात होती है। चाहे वो कोई भी समाज का व्यक्ति हो, उन सबको लेकर के चलने की बात अगर होती है तो वो बहुजन समाज पार्टी में होती है, जब अमन चैन रहता है। और ऐसी ही सरकार लोगों को चाहिए। लेकिन बीच बीच में लोग भटक जाते हैं और भटकने के बाद लोग वोट डाल देते हैं, दूसरे को वोट डाल देते हैं, भूल जाते हैं कि बहन मायावती जी ने क्या किया था 5 साल में, किस तरह से पूरे प्रदेश का विकास करने का काम किया था। उन्होंने 29,500 गांव उत्तर प्रदेश के जो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से हैं, उन गांव का समग्र विकास करने का काम किसी ने किया तो बहन मायावती जी ने किया। सीसी रोड बना करके और पूरा समग्र विकास करने का काम किया था। 29,000 प्राइमरी स्कूल बहन मायावती जी ने बनाने का काम किया था। 5,000 से ज्यादा
जूनियर हाई स्कूल बहन माइती जी ने बनाने का काम किया। उसमें लड़कियों के स्कूल और लड़कों के स्कूल और बच्चों के स्कूल और हर तरह के स्कूल बनाने का काम किया। आधा दर्जन यूनिवर्सिटी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की थी, चाहे उसमें वो अरबी फारसी, पहली अरबी फारसी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की हो, और चाहे वो नोएडा का इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो, और चाहे लखनऊ में जो विश्व की पहली विकलांगजनों के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से वो बहन मायावती जी ने बनाने का काम किया, जहां 20,000 से ज्यादा पूरे प्रदेश ही नहीं, देश से और विदेश के भी विकलांगजन आज पढ़ाई कर रहे हैं और वहीं पर रहते हैं, अपना भविष्य सुधार रहे हैं। बहन मायावती जी ने हर तरफ विकास करने का काम किया। उन्होंने हर शहर को विकास के दौर पर डालने का काम किया। उन्होंने जहां 6,500 मेगावाट बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में, उसको बढ़ा करके उन्होंने 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया, और इस प्रदेश को उजाले की तरफ ले जाने का काम बहन मायावती जी ने किया। बहन मायावती जी ने पूरे प्रदेश में खाली यही नहीं किया, उन्होंने 23 नए जिले बनाए। 23 नए जिले जो बनाए, उसमें से एक जिला वो भी है चंदौली, जहां पर आज हम आपके बीच में खड़े हैं। ये किसकी देन है? ये बहन मायावती जी की देन है। ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि आज चकिया में हम लोग आपके बीच में हैं। आज इस जिले का नाम क्या है और ये जिला किसने बनाया? ये जिला बहन मायावती जी ने बनाया है। 23 जिले बनाए, उसमें से एक जिला आपका भी जिला था। और जब जिला बनता है तो आपको भी मालूम है, आपके यहाँ अदालतें भी खुलेंगी, आपके यहाँ जिला मजिस्ट्रेट भी बैठेगा, कलेक्ट्रेट भी होगी, कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज भी बैठेगा, सारे स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे। आगे चल करके जो बढ़ाने का काम होगा वो बढ़ता रहता है, लेकिन जब जिला बनाया जाता है तो चाहे अस्पताल हो, चाहे कुछ हो, वो सारी चीजें बनती हैं। और बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 23 नए जिले बनाए और आपका जिला भी बनाया। इस जिले की तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारे ऊपर ऋण है इस जिले वालों के ऊपर कि हम लोग बहन मायावती जी का इस ऋण को अदा करने का काम अपने साथी आजाद जी को जिता करके और भेजने का काम। बहन मायावती जी ने जहां ये सब किया, समाजवादी पार्टी ने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने, बहन मायावती जी जेवर एयरपोर्ट बना रही थी, जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा था। कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता वो पहुंच गए वहां और उन्होंने कहा कि ये एयरपोर्ट नहीं बन सकता, मोटरसाइकिल में पहुंच गए। वो बात दूसरी है कि सबक सिखाने का काम बहन मायावती जी ने किया। जब कानून अपने हाथ में लिया, उन्होंने पकड़ के थाने में बंद करवा करके और उनको अंदर बंद कराने का काम किया था कांग्रेस के जो मुखिया थे। और इतना ही नहीं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने जेवर एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को ही निरस्त करने का काम किया। लेकिन उसके बाद जब उनकी सरकार आई तो जेवर एयरपोर्ट नजर आने लगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई तो जेवर एयरपोर्ट का फीता कटवाया गया। बड़े शान शौकत से हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए और सैकड़ों करोड़ तो खाली विज्ञापनों में दे दिए गए। ये खर्च जो है किसकी जेब से हुआ? आपकी जेब से। पहले उसका विरोध, फिर उसके बाद उसका फीता काटो। और फीता किस बात का? कि अब हम शुरुआत करेंगे। जब जाने वाले हैं, जब सरकार जाने वाली है, तब इनको पूरे प्रदेश में याद आ रहा है कि हमको तो बहुत सारे काम करने हैं, हमको तो लाखों करोड़ों के काम उत्तर प्रदेश में करने हैं। और इसलिए हर रोज पत्थर लगा करके और लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट के पत्थर लगाए जाते हैं, फीता काटा जाता है। अरे यही काम करना था अगर 5 साल पहले जब सरकार बनी थी। सरकार बनते ही क्यों नहीं पत्थर लगाए? क्यों नहीं लगाए? इसके पीछे भी एक सोच है कि अगर तब लगा देते तो 5 साल के बाद जब चुनाव अभी जब आ रहा था तो इस सारे प्रदेश की जनता पूछती कि ये जो लाखों करोड़ों के आपने इतने प्रोजेक्ट कहा था कि हम लेकर के आ रहे हैं, वो कहां है? उनकी नींव तो दिख जाती। ठीक उसी प्रकार से जैसे धर्म का मुखौटा लगा करके और राम के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं, ये उसी तरीके से जहां लाखों करोड़ रुपए इन्होंने
भगवान राम के मंदिर के नाम पे इकट्ठा तो कर लिए, लेकिन वहां पर 2 साल सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आय हो गया है और नींव भी तक नहीं डालने का काम किया। क्योंकि नींव डाल देंगे, मंदिर बना देंगे तो फिर क्या कहेंगे आपसे? अभी भी कुछ कहने लायक नहीं रह गए, क्योंकि मंदिर इनकी देन नहीं है। जब भी बनेगा, इनके रहते तो नहीं बनेगा, जब चले जाएंगे तब इनके रहते इन्होंने पैसा जरूर इकट्ठा कर लिया, लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा किया राम के नाम पे, लेकिन मंदिर नहीं बना रहे। और क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि फिर वोट कैसे मांगेंगे, नोट कैसे मांगेंगे? अभी शिलान्यास हुआ था, उसके बाद पूरे देश में फिर से घूम गए झोला लेकर के इनके साथी लोग, पैसा दे दो, मंदिर बनाना है। अरे भाई, जो तुमने पहले इकट्ठा किया है लाखों करोड़ रुपए, उसका हिसाब तो दे दो, फिर पैसा मांगते। लेकिन नहीं, फिर से पैसा। और वो पैसा कहां जा रहा? वो इनकी पार्टी में जाता है, इनकी संस्थाओं में जाता है, जो विभिन्न संस्थाएं बना रखी हैं, उसमें इस्तेमाल करने का काम करते हैं। और उन अपने जो अभी चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में जो सैकड़ों की संख्या में हेलीकॉप्टर, अखबार में आया था 100 हेलीकॉप्टर तैयार हो गए हैं उतरने के लिए, छापा मारने के लिए पूरे प्रदेश में। और हर जिले में 100 गाड़ियां जो टीवी के साथ में चलेंगी, उनकी भी तैयारी हो गई है, वो भी आ गई हैं। तो इस तरह की चीजें जिसमें लाखों लाख करोड़ रुपया खर्चा करेंगे चुनाव जीतने के लिए, उसमें इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। विकास के नाम पे कुछ नहीं करते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन विकास के नाम पे क्या करेंगे? आपके ही पैसे से लैपटॉप और मोबाइल फोन देने की बात कर रहे हैं। ये किसके पैसे से कर रहे हो? कह रहे हो वोट खरीदने आए हैं। जो मोबाइल आज अखबार में निकला है, जिस कंपनी को ठेका दिया है, 2500 का मोबाइल आता है वो, और उसके लिए 10,000 रुपए सरकारी खजाने से दिए जा रहे हैं। 10 से वो 15,000 में देने की बात हो रही है, क्योंकि उसमें भी भ्रष्टाचार है। 2,500 का मोबाइल दे करके कहते हैं 1 लाख युवकों को 2,500 के हम मोबाइल देंगे, 7,500 हर मोबाइल के नाम से अपनी जेब में रखेंगे, भ्रष्टाचार के रूप में रखेंगे। और क्या ये 2,500 के मोबाइल से उसका जीवन चल जाएगा? उस बच्चे को क्या इससे खाना मिल जाएगा? उसको तरक्की मिल जाएगी? उसको नौकरी मिल जाएगी? उसको हर महीने की तनख्वाह मिलेगी 2,500 के मोबाइल से? उसको लेके क्या करेगा? वो चाटेगा क्या? उसके पास तो उसमें सिम कार्ड, अपना जीवन सुधार सके, अपना जीवन एक सम्मानजनक तरीके से जी सके, इसकी तैयारी बहन मायावती जी करती हैं। और हर महीने 50,000 के ऊपर अपनी जेब में रख के नौकरी से पाए, ऐसी व्यवस्था बहन मायावती जी करती हैं। लेकिन इनके साथ में इनकी सोच जो है, इनके झूठे वादे हैं, उनका एक सिलसिला शुरू हो गया। उन झूठे, ये आज कहा जाता है कि बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हो गए, बहुत अच्छी सरकार है, बहुत उपयोगी मुख्यमंत्री हैं। इनका उपयोग कहां दिख रहा है? सड़कों में तो नहीं दिख रहा है, कहीं और तो नहीं दिख रहा है। उपयोग तो जो दिख रहा है खाली इसमें दिख रहा है कि जो विज्ञापन छप रहे हैं उसी में दिख रहे हैं। 300 करोड़ रुपया महीना, 300 करोड़ रुपया महीना आज से 3 महीने पहले खर्च हो रहे थे। आरटीआई में निकला था अपने विज्ञापनों पे, इनके विज्ञापनों पे। अब तो वो 500 करोड़ पहुंच गया होगा। 300 करोड़ रुपया महीना होता है 3600 करोड़ रुपया सालाना, और अगर आप 5 साल में गुणा कर दीजिए तो 21,000 करोड़ पहुंच गए। 21,000 करोड़ रुपया खाली अपना चेहरा दिखाने के लिए, और चेहरा अखबारों में छपाने के लिए, और ये बताने के लिए कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और इस तरह का चेहरा दिखाने के लिए कि लोग डर जाएं, कहते हैं हमसे भयभीत होइए हमारा चेहरा देख करके, हम चेहरा आपको दिखा रहे हैं अखबार में, डरिए हमसे। इसके लिए 21,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए 5 साल में। अरे यही रुपया अगर आपने अस्पतालों में खर्च कर दिया होता, डॉक्टरों के ऊपर कर दिया होता, दवाइयों में कर दिया होता, ऑक्सीजन में कर दिया होता, तो करोड़ों में जो लाखों लाख लोग मर गए, सड़कों में चलते चलते प्रवासी मजदूर मर गए, अपने गोदी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर नंगे पैर
300 किलोमीटर 400 किलोमीटर चलने पे मजबूर हो गए तो शायद उनको ये गाड़ी दे देते, बस दे देते, उनको बीच बीच में कहीं रोक करके खाना खिला देते, पानी पिला देते, ऑक्सीजन दे देते, तो शायद लोगों की मौतें ना होती। किस तरीके से लोग, किस तरह से जलाने की भी जगह नहीं मिली, इतनी मौतें, दर्दनाक मौतें सिर्फ इनकी बद इंतजामी की वजह से हुई। लोगों को गंगा नदी में बहाने का काम किया गया, लोगों को नदी किनारे बालू में दफनाने का काम किया गया। वो भी लोगों ने मंजर देखा, किस तरह से जानवर उनको नोचने का काम कर रहे थे, वो भी हम लोग देखा। तो ये सरकार कौन सी है जो कि दलित विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है, किसान विरोधी है, जो नौजवान है, जो कि बेरोजगार हैं, उनकी विरोधी है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी विरोधी है, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनकी विरोधी है, ये जो छोटे व्यापारी हैं उनकी विरोधी है। दलित तो इनके लिए ब्राह्मणों की तरह इनका विरोध दलितों से होता है। और इसीलिए आपने देखा कि कैसे कैसे दर्दनाक दृश्य भी हमको देखने को मिले। किस तरह से हाथरस में हमारे एक छोटी बेटी, उसके साथ में पहले बलात्कार होता है और बलात्कार होने के बाद में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत्यु शरीर भी उसके परिवार वालों को दिलवाने से मना कर देते हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया कहते हैं अब जिला मजिस्ट्रेट से कि देखो हम देख रहे हैं, हम टेलीविजन में बैठ करके देख रहे हैं दृश्य वहां का, और देख लेना किसी भी तरीके से उनके परिवार को इस लड़की का शरीर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग इसमें लगे हुए हैं, जो इसमें फंसे हुए हैं, जो मुलजिम हैं, वो वही है जिनके लिए हम दिन रात मेहनत करके और उनको हमारे साथी लोग, जिस वर्ग के लिए हम काम करते हैं, जो हमारे लिए सर्वोपरि है, उस जाति उस वर्ग के लोग हैं, इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। रात के 2:30 बजे किस तरीके से मां को उनके घर वालों को जिंगले में बंद करके वो रोती रही, बिलकती रही, सबने देखा, लेकिन देखने भी नहीं दिया उसका चेहरा, और मिट्टी का तेल डाल करके 2:30 बजे रात में उसको जलाने का काम एक पुलिस वाले से करवाने का काम किया। ऐसी सरकार है, ऐसी कहते मैं संवेदनशील सरकार है। हम तो लोगों के बारे में सोचते हैं, दलितों के बारे में सोचते हैं। दलितों तुम जो हो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दो, तुम बहन मायावती जी का साथ छोड़ दो, तुम हमारे साथ आ जाओ, देखो हम तुम्हारा कितना ख्याल कर रहे हैं, यही ख्याल कर रहे हैं हम तुम्हारे साथ। तो वो अभी चुनाव आएगा, उसके ठीक पहले हम और हमारे साथी लोग तुम्हारी झोपड़ियों में आएंगे, तुम्हारे यहां बैठ करके दस्तरखान बिछा के खाना खाएंगे। असलियत नहीं जानते हैं क्या दलित समाज के लोग? असलियत नहीं जानते हैं क्या गरीब समाज के लोग? इनका असलियत भी जानते हैं। किस तरीके से जब झोपड़ी में जाते हैं, पहले से ही वहां पर इनके सारे अधिकारी और लोग जाकर के उस पहले घर को ठीक करते हैं, वहां दस्तरखान बिछाते हैं, खाना बाहर से लाते हैं, बर्तन लाते हैं और फिर दिखाते हैं कि घर के अंदर बन गया, और फिर ये बैठ करके मीडिया के लोगों को अपने साथ में ले जाते हैं कि देखो भाई हम खाना खा रहे हैं, ये फोटो बाहर चला दो। बहन मायावती जी इस तरह की दिखावे की राजनीति नहीं करती। बहन मायावती जी झोपड़ियों में नहीं जाती हैं, झोपड़ियों में जाकर के दिखावा नहीं करती हैं। बहन मायावती जी जो झोपड़ी में लोग रहते हैं उनको झोपड़ियों से बाहर निकाल करके 2 कमरे के पक्के मकान देने का काम करती है, और वो भी मुफ्त देने का काम करती है। बहन मायावती जी की ने 20 लाख से ऊपर मानवर काशीराम जी की योजना के तहत में 2-2 कमरे के मुफ्त मकान ऐसे लोगों को दिए थे। 80 लाख मकान और बन रहे थे जिनको बीच में रोकने का काम समाजवादी पार्टी ने आते ही कर दिया था। वरना बहन मायावती जी की तो योजना थी कि अगले 5 साल में इस प्रदेश में एक भी ऐसा गरीब व्यक्ति न बचे जिसको कि झोपड़ी में रहना पड़ रहा हो। सब सम्मानजनक जीवन व्यतीत करें और अपने 2-2 कमरे के पक्के मकान में उनके रहने की व्यवस्था बहन मायावती जी कर रही है। किसानों से झूठ बोला, महिलाओं से झूठ बोला, महिलाओं से कहा हमको वोट दे दो, तुम हमको वोट दे दोगी तो हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। तुम्हारे साथ समाजवादी पार्टी ने बहुत अन्याय किया, दुराचार हुए, बलात्कार हुए, सब कुछ हुआ, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। माताओं ने, बहनों ने, लड़कियों ने सोचा अरे बहुत अच्छा, इनको वोट दे देते। वोट देने के बाद क्या हुआ? आज के रोज क्या स्थिति है? आज जो इनकी खुद की रिपोर्ट है एनसीआरबी की,
उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देश में अगर किसी के साथ में दुराचार हो रहा महिलाओं के साथ तो उत्तर प्रदेश में, और वो भी हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार और दुराचार हो रहा है। क्या यही सुरक्षा देने की बात की थी महिलाओं को? बहन मायावती जी को याद करिए, बहन मायावती जी की सरकार जब थी, रात के 12 बजे भी अगर किसी महिला या लड़की को भी घर से निकलने की जरूरत पड़ जाती थी, वो हिचकिचाती नहीं थी, सोचती भी नहीं थी और घर से निकल जाती थी अपने काम के लिए। क्यों? क्योंकि उसको ये विश्वास था, उसको मालूम था कि उसकी तरफ कोई गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं। जहां कानून द्वारा कानून का राज चलता है, वो किसी को नहीं बख्शती हैं। उन्होंने तो अपनों को भी नहीं बख्शा। बहुजन समाज पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकार बने हुए 2007 में सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 15 दिन हुए थे, लेकिन उन्होंने गरीबों की झोपड़ियों के ऊपर उन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया था। बहन मायावती जी ने उनको अपने आवास में बुलाया लखनऊ में, और अपने आवास में बुला करके, हम भी वहां मौजूद थे, हम चश्मदीद गवाह हैं उसके, उन्होंने बुलाने के बाद में उनसे मिलने की जगह उनको पुलिस वालों से मिलवाने का काम किया, उनके हाथों में हथकड़ी पहुंचा करके, और 5 साल तक उन्होंने जेल में रखने का काम किया। बहन मायावती जी इस तरह से कानून का राज चलाने का काम करती। किसानों से कहा हमको वोट दे दो, हम तुम्हारी आमदनी 2 गुनी कर देंगे, लेकिन क्या किया इन्होंने? आमदनी तो 2 गुनी नहीं की, इन्होंने तो 25 रुपए गन्ना के मूल्य 1 महीना पहले बढ़ाने का काम किया है, और वो भी अभी मिलेगा नहीं। इनकी सरकार जाने के बाद मिल मालिक देंगे कि नहीं देंगे ये भी नहीं मालूम, लेकिन 5 रुपए के हिसाब से सालाना बढ़ा है। इसकी जगह बहन मायावती जी जब आई थी, 15 रुपए समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बढ़ाए थे। बहन मायावती जी की जब सरकार थी, उन्होंने कोई वादा नहीं किया था किसानों से कि हम 2 गुना कर देंगे, लेकिन वो वादा करने की जरूरत ही नहीं महसूस करती हैं, क्योंकि जैसे हर गरीब उनके दिल में बसता है, किसान भी उनके दिल में बसते हैं, उनका दर्द भी उनको मालूम है। तो इसलिए उन्होंने अपनी सरकार में 125 रुपए जो क्विंटल का दाम था उसको बढ़ा करके और 200-250 बढ़ाने का काम किया था। 2 गुना करने का काम बहन मायावती जी ने करा। इन्होंने तो उनके ऊपर काले कानून ला दिए 3-3, उनकी जमीन हड़पने की योजना बना ली, ठेके में उद्योगपतियों को जमीन देना मजबूरी हो जाएगी, ऐसे कानून बना दिए। किसानों ने आंदोलन किया पूरे देश में, उत्तर प्रदेश से लेकर के हर जगह, और जब आंदोलन किया तो आपने देखा कि 15 महीने तक आंदोलनरत रहे वो। 700 से ज्यादा किसान मर गए, 700 किसानों की शहादत हो गई, इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। 4 इन्होंने किसानों को तो दबा के कुचल के मारने का काम कर दिया, और इनके जिनके तहत मारे गए उनको मंत्री बना के रखे हुए। मीडिया के लोगों ने गलती से पूछ लिया, उनसे सवाल जवाब कर लिया कि अब तो साफ हो गया कि षड्यंत्र के रूप में मारा गया, सोची समझी रणनीति के तहत इनको दबाया गया, तो उनका कॉलर पकड़ लिया, उनको मारने के लिए दौड़े, सारे मीडिया वालों को चोर उचक्का कहने लगे। तो इस तरह के लोग, और आज भी मंत्री हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है, ये नहीं कह रहे कि चाहे ओएनजीसी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, और चाहे बिजली घर हो, सब उनके हाथों में बेच दिया, और इसीलिए आज कोई नौकरी नहीं बची। यही तो नौकरियां मिलती थी, यहीं पर तो नौकरी मिलकर के आरक्षण की बात होती थी। इन्होंने उसका समूल विनाशी करने का काम कर दिया, नौकरी ही खत्म करने का काम कर दिया। और इतना ही नहीं, अब तो इन्होंने बैंक में पहले घोटाले करवा करके लाखों लाख रुपए घोटाला करा करके उन घोटाले करने वालों को पहले विदेश में भेज दिया, और अब ये बैंक उन्हीं के हाथ में बेचने का काम कर रहे हैं। आपने भी देखा कि बैंक के कर्मचारी पूरे देश में हड़ताल पर इसीलिए चल रहे हैं। इन्होंने बेरोजगारों के साथ में तो धोखा दिया ही, अध्यापकों के साथ में भी धोखा दिया। अध्यापकों से कहा कि हम तुमको नौकरी देंगे, तुम हमारे साथ में आ जाओ। वित्त विहीन अध्यापकों से कहा कि तुम हमको वोट देने का काम करो, हम तुम्हें जो है मानदेय देंगे। लेकिन मानदेय देने की जगह जब नहीं मिला तो 4.5 साल के बाद जब आंदोलनरत हुए तो उनको लाठियां देने का काम किया, उनका सर फोड़ने का काम किया।
और एक अध्यापिका ने जब अपना सर मुड़ा करके विधानसभा के सामने ये कहा कि हम इनकी अंत्योष्टि कर रहे हैं, तो अगले दिन मुख्यमंत्री जी कितने नाराज हो गए और क्या वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि ये अध्यापक जो है वो इसी लायक हैं। और क्यों है इस लायक? क्योंकि ये अध्यापक वही बनते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में पाप किए थे। ये दुष्कर्मी है, पिछले जन्म के दुष्कर्मी है, और इसीलिए इस जन्म में ये अध्यापक बने और इसीलिए इस जन्म में इनकी ऐसी दुर्दशा हो रही। ऐसी ही होनी चाहिए। ऐसी सोच जहां हो, जिस सरकार की हो, मुखिया की हो, जो गुरु लोग हैं, जो हम लोग पढ़ाते हैं, उनके बारे में सोचते हो, तो यह आपके बारे में क्या सोचने का काम करेंगे, गरीबों के बारे में क्या सोचने का काम करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, झूठे वादे। मैं तो कहता ही हूं कि अगर पूरे विश्व में एक कंपटीशन हो जाए, एक आपस में कंपटीशन इस बात का हो जाए कि कौन सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता है, तो कोई इनके नजदीक नहीं आ पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जगह नंबर 1 पे आने का काम करेंगे। इतने झूठ बोलने में ये माहिर है। आपके बीच में अभी फिर आएंगे, फिर से झूठ का पिटारा खोलने का काम करेंगे आपके सामने, और इसी से आपको सतर्क रहना है। इनका असली चेहरा पहचान लीजिए, इनका मुखौटा हटा दीजिए। हटाते ही आपको इनका असली चेहरा दिख जाएगा। किस तरह के लोग हैं ये, किस तरह की सोच रखते हैं, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी और ये लोग आपस में मिले रहते हैं, वो 2003 में आपको अच्छी तरह से मालूम है। सरकार किसने बनवाई थी? समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। बहुजन समाज पार्टी के 37 एमएलए लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे विधानसभा में, उन्होंने एक गैर कानूनी आदेश के तहत में जोड़ने का काम किया। उसको हम लोगों ने उच्च न्यायालय में हम लोग ले गए थे। उच्च न्यायालय से जीते तो ये सर्वोच्च न्यायालय चले गए। वहां पर भी पूर्ण पीठ बैठी, 5 जजेस बैठे, और बैठने के बाद में हालांकि इन्होंने 37 वकील, 37 एमएलए थे, तो 37 वकील, देश का कोई भी नामी गिरामी वकील जिसका आप नाम जानते हो, वो सब के सब इनकी तरफ से खड़े थे। क्योंकि सरकार का पैसा था, पैसा इनके पास था। लेकिन हमारी तरफ से बहन मायावती जी ने हमको अकेले उनका मुकाबले में उतारने का काम किया और हमारे ऊपर विश्वास करने का, और हमने वहां पर चाहे उच्च न्यायालय हो और फिर चाहे पूर्ण पीठ उच्चतम न्यायालय की हो, वहां से बहुजन समाज पार्टी जीती।